हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड ओम्स लॉ क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस जो है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। करंट का विरोध करता है, तो उसको डिफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस, the property of the substance due to which it opposes the flow of current through it is called electric resistance. And for a given body, it is measured by the ratio of applied voltage to resulting current. That is R is equal to V by I. ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस। ये रेशियो होता है अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट। करंट जितना फ्लो करता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है उसमें डिवाइड करते हैं, तो हमको रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, कभी निगेटिव नहीं होता है। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का या वायर का जो होता है, नॉन कंडक्टिंग का भी रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। तो रिगार्डिंग द resistance, it is worth noting that निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण होंगी। नंबर 1 में इट इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इट्स ए साई यूनिटीज वोल्ट पर एम्पियर, जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ओम। इट्स डायमेंशंस आर आप निकालेंगे आप वोल्ट बाई एम्पियर आई। वोल्ट हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जूल वर्क डन। और आई टी क्यू इंटू आई, ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई आई टी और इंटू आई। क्यू आई है, क्यू टू इंटू आई, मतलब क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और आई का पावर -। देखिए रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल का आपको जो भी निकालना हो तो एक फार्मूला और याद रख सकते हैं।
वी आई को निकालने में जरूरत हो तो आप एनर्जी जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, या वी आई टी होता है, या वी क्यू होता है। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर टी। इससे भी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है दैट इज द डायमेंशन, ये पूछता है और निकालने में निकाल तो सकते ही हैं आप, लेकिन समय लग सकता है अगर ट्रिक नहीं अपनाएंगे। ठीक है, ये सभी एनर्जी है, आई स्क्वायर आर टी, वी आई आई टी या वी क्यू, दैट इज द एनर्जी, या क्यू स्क्वायर बाई वी। तो ये हमारा जो है डायमेंशन होगा। दूसरा पॉइंट में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, इट्स डायमेंशंस आर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, डायमेंशंस आर, इसका उल्टा हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी का पावर प्लस थ्री और आई का पावर प्लस टू। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज एम, ओम का रिवर्स, ओम का रिवर्स, या एम एच ओ, जस्ट इसका उल्टा है, एम एच ओ मो भी कह सकते हैं, और एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेन। सीमेन ये याद रखेंगे, सीमेन पूछता है कि सीमेन इज द यूनिट ऑफ, दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड्स करता है, फैक्टर्स फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स। डिपेंड्स पहला मटेरियल पर डिपेंड करता है, एंड दूसरा डायमेंशंस पर डिपेंड करेगा, तीसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एंड कुछ मटेरियल्स का जो है लाइट पर भी डिपेंड करता है, एंड पांचवा मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। पहला जो है मटेरियल पर, मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है, देखिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल जो है जहां पर लेंथ है, ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिए हुए कंडक्टिंग वायर का या नॉन कंडक्टिंग वायर का, किसी का भी जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और एल लेंथ। ए जो है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, ठीक है, ये जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, दिए हुए कंडक्टिंग बॉडी का कोई भी सब्सटेंस जो दिया हुआ है, वह जो है रेजिस्टेंस उसके लिए हमारा रो जो है, रो कांस्टेंट होता है। ठीक है, रो इज कांस्टेंट फॉर द गिवन बॉडी। ठीक है, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, अगर कंडक्टर चेंज हो जाएगा
आयरन से सिल्वर हो जाएगा तो रो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रो कंडक्टिंग बॉडी सेम होते हुए अगर यह अगर आयरन है, आयरन का ही लेंथ चेंज कर देंगे तो भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देंगे तो भी जो है रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यानी फॉर ए गिवन बॉडी तो हमारा क्या हो जाएगा, रो कांस्टेंट हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area। यानी रेजिस्टेंस फॉर thin and long wire is greater than thick and short wire। आप इसको याद इस तरह से रख सकते हैं। देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है किस चीज का, करंट का, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो में उसको बाधक होती है। जिस तरह से अगर रोड चौड़ी है तो व्हीकल का क्या होगा, फ्लो आसानी से होगा, इजिली होगा, यानी उसका फ्लो ऑफ व्हीकल्स का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर पतली सड़क होगी, थीन रोड होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है, फ्लो ऑफ व्हीकल्स का रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, कम फ्लो करेगा। दैट द सेम वे रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन बॉडी दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर ए गिवन बॉडी क्या करेगा, क्योंकि रो कांस्टेंट हो जाएगा गिवन बॉडी का। लेकिन अगर एल ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इसके डायमेंशंस पर डिपेंड करता है और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और गिवन बॉडी के लिए हमारा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट होगा टेम्परेचर। तीसरा जो पॉइंट होगा टेम्परेचर। पहले पॉइंट में आ गया आपका डायमेंशंस, मटेरियल, दूसरे में डायमेंशंस आ गया, तीसरा में टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है फॉर कंडक्टिंग बॉडी का जो है रेजिस्टिविटी जो है रोटी दैट विल बी इक्वल टू ρ01 प्लस अल्फा थीटा, ठीक है। जहां पर अल्फा थीटा जो अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टिविटी हमारा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस सेम में आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा थीटा। यानी फॉर कंडक्टिंग बॉडी, फॉर कंडक्टर या कंडक्टिंग डिवाइस रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस increases with increase in temperature। जैसे हमारा जो हो जाएगा फेरस होगा या कॉपर होगा या सिल्वर होगा, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाएगा। ये जो है अल्फा दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये हमारा जो है कंडक्टिंग बॉडी के लिए पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव। ये जो है पॉजिटिव फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग सब्सटेंस। दूसरा का जो है सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर
यानी सिलिकॉन और कार्बन, ये जो है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है अल्फा विल बी निगेटिव, अल्फा इज निगेटिव, तो RT इज इक्वल टू R01 माइनस अल्फा थीटा, यानी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टेंस decreases with increase in temperature. In case of semiconductor और insulator, तीसरा में हो गया, ये हो गया दूसरा, पहला कंडक्टिंग के लिए हो गया, दूसरा हो गया आपका नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तीसरा जो है एलवाई के लिए, और एलवाई माने एलवाई मीन्स मैंगनीन, मैंगानीन या आपका कॉन्स्टेंटीन, ये जो है RT ऑलमोस्ट इक्वल टू आपका हो जाएगा R0, यानी नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, ऑलमोस्ट ऑल इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है टेम्परेचर पर डिपेंड, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, नॉन कंडक्टर सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, एंड एलॉय के केस में ऑलमोस्ट ऑल इक्वल होता है, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट ऑल ये इक्वल होता है। तो अब रह गई बात ऑन लाइट, चौथा लाइट, लाइट पर क्या डिपेंड करता है, लाइट फ्रॉम सब्सटेंस लाइक सेलेनियम, रेजिस्टेंस decreases when it exposed to light, यानी जब लाइट में सेलेनियम को रखते हैं तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। एंड लास्ट जो है हमारा प्रॉपर्टीज, पांचवा जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर सम सब्सटेंस लाइक bismuth when it is placed in magnetic field, its resistance increases। तो इस तरह से हमारा किसी भी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बॉडी या मटेरियल जो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है, पहला मटेरियल पर, दूसरा जो है आपका डायमेंशंस पर, यानी शेप एंड साइज पर, लंबाई या थिकनेस पर, ठीक है, और
तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का आपको मैंने बताया कि कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है, चूंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ये निगेटिव हो जाता है नॉन कंडक्टर या सेमी कंडक्टर केस में, ठीक है। और हमारा एलवाई जो है उसका ऑलमोस्ट ऑल सेम रहता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। और जब सेलेनियम को हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस घट जाती है। बिस्मथ का जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है, साइमन साहब जो थे, साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या पाया कि इन केस हम सॉफ्ट सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर, यानी अंडर फिजिकल कंडीशंस अगर सेम है, लाइक टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस जो है किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर नहीं करता है। यानी इन केस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, सर्टेन सब्सटेंस रेजिस्टेंस, सर्टेन सब्सटेंस मतलब क्या? आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, ईटीसी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर at constant temperature is at constant temperature does not change with change in applied potential difference. Potential difference. Difference. That is R is equal to V by I is equal to constant. एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस पर चेंज नहीं करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल आप या पोलरिटी आप चेंज कर दें डिवाइस का तो भी, पोटेंशियल के पोलरिटी भी चेंज कर देते हैं तो भी हमारा जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। दैट इज, यही हमारा ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, ये के डिस्कवर किया था जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए उनके नाम पर ओम्स लॉ रखा गया। तो उन्होंने पाया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो उन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर माने अंडर द स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू द गिवन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट्स इंड्स। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, current flowing through a given wire is directly proportional, directly proportional to applied potential difference difference
across its ends, across its winds, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to applied potential difference across ends, that is V proportional to I या I proportional to V। तो जब हम कांस्टेंट टर्म हटाएंगे तो दैट विल बी R इंटू आई, वेयर R इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। हमने ऊपर में लिखा कि ओम साहब क्या पाए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर R डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किसी भी मटेरियल का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। आर कांस्टेंट होगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कांस्टेंट होगी, यानी V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज द हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, एंड द डिवाइस, कंडक्टिंग डिवाइस, द कंडक्टर which follow the Ohm's law is called ohmic conductor, ohmic और linear conductor। यानी कहने का मतलब कि जो वैल्यू होता है ओम्स लॉ जिस वायर में, जिस कंडक्टर में, ग्राफ बिटवीन I and V is a straight line and passing through the origin, that is graph in this case the graph between current I and potential difference V is, इसको बोलते हैं ग्राफ बिटवीन I एंड VD जो है इसको बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इज करंट I and V is a straight line and passing through the origin, यानी ग्राफ जब हम खींचेंगे, ये I और ये V, इधर I है और इधर V है, तो ग्राफ हमको जो मिलेगा ये रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप जो होगा, यानी 1/tan थीटा, that will be R is equal to 1/tan theta, that will be V by I। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, यानी 1/tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी आपका ये भी होगा और ये हमारा ये आई हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई V, तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू V बाई I, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप हो गया। tan थीटा होता क्या, स्लोप, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप मतलब 1/tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू R। इस अगर इधर भी लेते इधर लेते तब स्लोप होता V बाई I इस R के बराबर। ठीक है, यहां पर इस डायरेक्शन में हमारा इस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से ये चेंज होता है, करंट चेंज हो रहा है, इसलिए हमने लिया I पर Y एक्सिस पर Y लिया और X एक्सिस पर V लिया, और रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप इज नोन एज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट होगा, यानी V बाई I। ठीक है, दूसरा चीज कि क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल है,
तो आपका स्लो पहला दूसरा पॉइंट हो जाएगा ओम्स लॉ के संबंध में कि ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, दैट इज इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर in case of in case of gases या आयनिक डायोड दैट इज डायोड थर्मोआयनिक डायोड थर्मोआयनिक वाल्व कहिए, उसमें आ जाएगा सभी डायोड वाल्व, रोड वाल्व, etc। ट्रांजिस्टर में भी ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है या क्रिस्टल रेक्टिफायर्स हैं उसमें भी ये हमारा ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, यानी द डिवाइस विच नॉट फॉलो द ओम्स लॉ इज नोन एज नॉन ओहमिक और नॉन लीनियर उससे डिवाइस को नॉन ओहमिक और नॉन लीनियर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ बिटवीन आई एंड भी यानी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यानी हमारा ग्राफ जो होगा जैसे टेट्रोड वाल्व के केस में ग्राफ जो मिलता है इधर आई और इधर भी, ये ग्राफ जो है इस टाइप का होता है ए बी सी डी, यानी आर तो पॉजिटिव होता है, आर जो है आर इज पॉजिटिव, आर हमेशा जो है पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट यहां पर इसको जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस हो गया, डायनेमिक रेजिस्टेंस इस केस में डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है आर स्मॉल आर इज इक्वल टू डीवी बाई डी आई, दैट विल बी नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा निगेटिव हो जाता है, ये इन बीसी जोन बीसी क्षेत्र में ये निगेटिव हो जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस हमारा जो है ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ही हम लिखते हैं डीवी बाई निगेटिव, ये कांस्टेंट नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है।
तो ये हमारा R इजकल टू डी बाई डी आई इजकल टू निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू होती है, जबकि रेजिस्टेंस जो है हमारा दोनों केस में पॉजिटिव होता है। V बाई आई इजकल टू जो है हमारा हर पॉइंट पर V और I का रेशियो रेजिस्टेंस मिलेगा। बट यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका, क्योंकि उसमें था कंडक्टर के केस में जो ओहमिक लॉ को फॉलो करता है, ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है, उसमें हमको स्लोप क्या मिला था, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में V बाई आई इजकल कांस्टेंट, ठीक है, बट वो लीनियर था, लेकिन इन आई एम पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहां पर जो है ये हमारा नॉन लीनियर है, और रेजिस्टेंस तो V बाई आई पॉजिटिव होगा, बट जो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड चेंज इन करंट, दैट विल बी नेगेटिव, जैसे कि इस यहां पर इस पॉइंट पर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ओम्स लॉ। दूसरा चीज की ओम्स लॉ रिप्रेजेंट होता है, आप देखिए V इजिकल टू आई आर, ये सेम वे में वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है E इजिकल टू रो जे, ठीक है, या J इजिकल टू सिग्मा E। ये रेजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हमारा जो स्केलर फॉर्म में है, ये V I एंड R जो है माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर फॉर्म में, एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, यानी एट द पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, किसी भी बॉडी के किसी पॉइंट पर ये जे रो सिग्मा एंड ई, या ये जो है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए ये कभी कभी कंपटीशन में पूछता है रो का वैल्यू निकालने के लिए कि आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ाया था कि Vd इजिकल टू जे बाई एन ई, आप उसको देखेंगे जे बाई एन ई, एंड Vd इजिकल टू, ये बताए थे कि ई टाउ बाई एम इंटू ई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जे बाई एन ई इजिकल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई, मीन्स जे इजिकल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। और इस फार्मूले के अनुसार, ये क्या है, ये टर्म हमारा क्या हुआ, ये कंडक्टिविटी के बराबर हो गया, यानी सिग्मा कंडक्टेंस इजिकल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ठीक है, या इसको हम 1 बाई रो भी कह सकते हैं। तो रो इजिकल टू क्या हो जाएगा, रो इजिकल टू हो जाएगा एम बटा में एन ई स्क्वायर आउट। आप ये फार्मूले का यूज करके और इस फार्मूले का यूज करके भी आप कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है उस पर चार्ज, ये टी क्या है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और ये दैट इज एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को पुट करके अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मालूम हो, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूजुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, दैट इज द ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर्स, ठीक है, थैंक यू।